नमस्कार, मैं राकेश कुमार वशिष्ठ खास एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित हमारे कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जो आपकी जानकारी को बढ़ाने में तो खासा महत्व रखते ही हैं, साथ ही वो विषय समसामयिक भी होते हैं। और आज भी हम एक ऐसे ही विषय के समक्ष आपके सामने उपस्थित हैं। आप जानते हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब पूरी दुनिया में कोविड की तीसरी वेव चल रही है और कोविड से किस तरीके से बचा जाए और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कोविड के निवारण में किस तरीके से सहायक हो सकती है, इस विषय पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी जी। नमस्कार राकेश जी। मैं डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी जी का परिचय देते हुए आपको बता दूं कि आप एक निजी विश्वविद्यालय में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। त्यागी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने कहा कि हम होम्योपैथी और कोविड इन दो विषयों को लेकर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि होम्योपैथी क्या है, यह पद्धति आयुर्वेद और एलोपैथी से किस तरीके से अलग है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके माध्यम से जनमानस को ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जब हम मरीज़ को देखते हैं तो उसके मर्ज़ को तो हम बारीकी से देखते ही हैं, बट मर्ज़ के साथ साथ मरीज़ की चरित्रगत विशेषता क्या है, क्योंकि मरीज़ की चरित्रगत विशेषताएं हमेशा होम्योपैथी में ही देखी जाती हैं और किसी सिस्टम में बहुत बारीकी से इनका अध्ययन नहीं किया जाता। और ये जो अध्ययन का विषय है, बारीक कंप्लीट चित्रण मरीज की पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का, उसका रोग किन चीज़ों से बढ़ता है, किन चीज़ों से घटता है, इन व्याधियों पर कोई चिकित्सा पद्धति उतना बारीक अध्ययन नहीं करती जितना होम्योपैथी करती है। और इसीलिए होम्योपैथी से ये माना जाता है कि कोई भी रोग हो, अगर जड़ से उसका निवारण करना है तो होम्योपैथी ही चिकित्सा कारगर पद्धति है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जिस तरीके से नाड़ी और नब्ज देख के मरीज का रोग को आइडेंटिफाई किया जाता है, एलोपैथी में डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशंस, लैब बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस करके आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरह आप होम्योपैथी में किस तरीके से पता करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है सर। आपने जिन जिन चीज़ों का वर्णन किया उन सब के साथ साथ नाड़ी का भी विस्तृत वर्णन किया जाता है। लैब इन्वेस्टिगेशंस, एंड पॉइंट वैल्यूज़ जो पेशेंट के क्लिनिकल पिक्चर्स होते हैं उनका बहुत डिटेल में अध्ययन किया जाता है। और इन सब के अध्ययन के साथ साथ उसका मन, उसकी मनस्थिति, उसकी सोच, उसके विचार, उसके खान पान की इच्छाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में कहावत है मन, वचन और कर्म। जो मन में है वो वचन में है और वही कर्मों में है। रोग का भी यही सिद्धांत है, सबसे पहले मन बीमार होगा, फिर उसके शरीर में आएगा और फिर अल्टीमेटली बीमारी दर्शित होगी। तो सिर्फ अंतः बीमारी को देखना वो एलोपैथी का निष्कर्ष होता है, लेकिन होम्योपैथी वो है जो मन, वचन और कर्म संपूर्ण तरीके से मानवता को देखते हुए, संपूर्ण इंसान के चेकअप को करते हुए, उसकी सारी विशेषताओं को देखते हुए, फिर रोग आधारित लक्षण ही नहीं, रोग के साथ साथ संपूर्ण चरित्रगत लक्षणों पे दवा निकालती है और उससे फिर वो मानवता की सेवा करती है। आपने कंप्लीट पैकेज की बात की, मन, वचन, कर्म का भी आपने जिक्र किया, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। जिन सिद्धांतों पे ये काम करती है? बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि समः समयम समयशति, जो हमारी गीता और वेदों में भी लिखा हुआ है, जिसका वर्णन आयुर्वेद में भी है कि जैसे कांटा कांटे को निकालता है, जहर जहर को काटता है। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर तो बेसिक इसका प्रिंसिपल है प्रैक्टिस का। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो डायनामाइजेशन, द कंसेप्ट ऑफ डायनामाइजेशन, जैसे आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म बनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर सूक्ष्म, जैसे एक मिट्टी है जिसका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है, सिंपल नमक, उसका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है, ऐसी सूक्ष्म चीजें जिनका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है उनको पोटेंटाइज किया जाता है। पोटेंटाइजेशन जो प्रोसेस है ये होम्योपैथी का सबसे कैरेक्टरिस्टिक, सबसे चरित्रगत विशेषता है। पोटेंटाइजेशन के माध्यम से जिसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है उसकी भी थेरेपेटिक वैल्यू को जनरेट करके चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि अभी कोविड की तीसरी वेव चल रही है और ओमिक्रॉन जैसा वायरस अभी मौजूद है। ये बात अलग है कि सरकार ने पाबंदियां कल से हटा दी हैं, फिर भी सभी लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे में होम्योपैथी कोविड-19 के निवारण में या इससे बचाने में किस तरीके से प्रभावी भूमिका निभा सकती है? मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश जी। आपने जनमानस के भलाई के लिए बहुत बड़ा सवाल पूछा है। होम्योपैथी सभी परिस्थितियों में कारगर है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बचाव पे आते हैं। तो जब ये त्रासदी आई थी उसी समय सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी ने आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की दवा को
बहुत लंबे पैमाने पर, बहुत विस्तृत पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है। और इसको बताया गया था केंद्रीय सरकार द्वारा कि यह दवाई कोविड से बचाव में बहुत कारगर सिद्ध होगी। और फिर जैसे जैसे लोगों ने दिया और लोगों ने उसका प्रयोग किया तो उसके बहुत आशा से कहीं गुना अधिक अनुरूप रिजल्ट्स निकल के आए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर गिरेंद्र पाल होम्योपैथिक हॉस्पिटल, जो कि हमारी होम्योपैथी यूनिवर्सिटी का एक अंग है, उसके माध्यम से एक रिसर्च की गई थी, जो पहली रिसर्च काफ़ी नेशनल प्रिंट मीडिया में पब्लिश की गई थी। और उन्होंने देखा था कि आर्सेनिक एल्बम के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। उसके साथ साथ फिर कई विस्तृत रिसर्च हुई जिन्होंने आर्सेनिक एल्बम की एफिकेसी को प्रूव किया। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे कि अगर किसी को कोविड है तो होम्योपैथी का क्या स्कोप है। कोविड कई तरह से आ रहा है, कई पैमाना देखा गया है। कई बार पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं होता, तो हम सिलसिलेवार चलते हैं। ग्रेड 1 जो कोविड होता है, जहाँ हम निम्न स्तर देखते हैं, जब शुरुआती लक्षण होते हैं और शुरुआती लक्षण बहुत भयानक रूप नहीं लिया है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है होम्योपैथी। दवाइयाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जेल्सीमियम, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना। दवाइयों के नाम से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये है कि अगर किसी को शुरुआती लक्षण है कोविड के, तो वो अपने निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके अपने लक्षणों को बताकर घर पर ही दवा लेकर 100% रूप से कोविड जैसी महामारी से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इमीडिएटली पास के अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि अगर वो चाहे तो होम्योपैथी को एज अ कोलैटरल सपोर्ट थेरेपी दूसरी दवाइयों के साथ भी बहुत आसानी से बिना किसी हार्मफुल तरीके के सेवन किया जा सकता है। नहीं, ये मेरे सवाल की लिस्ट में भी था कि अगर कोई व्यक्ति किसी आयुर्वेद की या फिर एलोपैथी से संबंधित दवाइयाँ अगर ले रहा है तो क्या होम्योपैथी की दवाइयाँ भी साथ में ली जा सकती हैं? सर, चिकित्सा मानवता की सेवा के लिए होती है और दवाइयों में दिमाग नहीं होता, तो कोई दवाई एक दूसरे से आपस में पारस्परिक नहीं लड़ती। ये एक भ्रांति है कि अगर हमने इस दवा के साथ वो दवा ले ली नहीं, तो कहीं कोई रिएक्शन या कोई सामान्य तौर पे आदमी यही समझता है कि बिल्कुल सही जवाब है। मैं इस मिथ्य का ही इलाज कर रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि दवाइयाँ आपस में रिएक्ट कर जाएं। कभी कभी कुछ मरीजों की चिकित्सीय स्थिति इतनी नाजुक होती है कि उस समय ये बेहतर होता है कि एक ही दवा दी जाए, क्योंकि कहीं दूसरी दवा कोई दूसरे व्याधि पैदा ना कर दे, या उसकी स्थिति इतनी डेलिकेट होती है कि उसकी वाइटैलिटी किसी गलत तरीके से रिएक्ट ना कर जाए। उन केसेस में अगर मरीज एक पद्धति की दवा ले रहा है, सिर्फ उन्हीं पद्धति में हमें एक पद्धति कन्वेंशनल सिस्टम हो या उसका जो भी इलाज चल रहा है उसी में रखना चाहिए। अगर मरीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो आराम से होम्योपैथी के साथ आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ एलोपैथी, एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का सेवन आराम से कर सकता है। और होम्योपैथी इतनी सेफ और इतनी हार्मलेस पद्धति है कि आप एलोपैथी के साथ या आयुर्वेद के साथ निश्चित तौर पे बिना किसी दिक्कत के इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सेवन हमेशा चिकित्सीय परामर्श के साथ होना चाहिए, अपनी तरफ से सेवन ना करें, मैं ये विनती करना चाहूँगा। ये हम दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब की महत्वपूर्ण सलाह है कि आप इस तरीके से बाजार से दवाइयाँ खरीद कर प्रयोग ना करें, चिकित्सकीय निर्देशन में ही किसी भी तरह की दवाइयों का प्रयोग आप करें। डॉक्टर साहब, आपने आर्सेनिक दवाई के बारे में आपने बताया, आप हमें यह स्पष्ट कीजिए कि यह दवाई इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है या कोविड हो गया तब उसका निदान करने में सहायक है? सर, ये दोनों ही परिस्थिति में है, डिपेंड करता है लक्षण क्या आ रहा है। अगर मरीज का अभी स्वस्थ है और वो प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे लेना चाहता है तो वो उसको प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे भी ले सकता है। और अगर उसको कोविड के शुरुआती लक्षण आ गए हैं, सर्दी खांसी जुकाम, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बार बार प्यास लगना, घूट घूट करके पानी पीना, शारीरिक और मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा लगना, अत्यधिक कमजोरी होना, तो ये सब आर्सेनिक के लक्षण हैं। इनके आधार पर फिर नियमित आर्सेनिक का सेवन ले सकता है चिकित्सीय परामर्श में। फ़र्क सिर्फ ये है कि जहाँ प्रोफाइलैटिक में बहुत निम्नतम डोज दी जाती है, 15 दिन में एक बार दी जाती है, 3 बार दी जाती है, जब उसे कोविड हो जाता है तो यही दवा दिन में 4 से 6 बार दी जाती है, बट लक्षणों के आधार पर ही दी जाती है और किसी अनुभवी चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही दी जाती है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कोविड के समय में सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा कि लोग अपने आप से आर्सेनिक दवाइयों का सेवन कर रहे थे और आपने कहा था कि कई बार दवाइयों के सेवन के प्रभाव की वजह से भी उस तरीके के लक्षण नहीं, इस तरह का तो कहीं कोई देखने में नहीं आया। लेकिन लोगों को मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि किसी भी दवा का सेवन, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, किसी भी दवा का सेवन किसी भी मरीज को स्वयं नहीं लेना चाहिए। और हमने इस दवाई को
कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को वितरित किया है डॉक्टर गिरिंद्र पाल होम्योपैथिक अस्पताल के तत्वावधान में। और हमारे पास इसका डाटा उपलब्ध है कि किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आर्सेनिक एल्बम का लेने में नहीं आया है। कोविड की एक्सट्रीम कंडीशन ये होती है कि व्यक्ति का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाता है। अब श्वसन तंत्र ही अगर फेल हो गया, क्या होम्योपैथी प्रभावी रहेगी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो निमोनिया हुआ और अब उसका श्वसन तंत्र फेल हो रहा है, तो बेसिकली साइटोकाइन कास्केड आता है। वो साइटोकाइन कास्केड जैसे ही इनिशिएट होता है, धीरे धीरे वो आदमी फेफड़े के फेलियर की तरफ जाता होता है। ये एक सडन प्रोसीजर नहीं है कि ये होगा और आदमी 10 सेकंड में चला जाएगा। जैसे कार्डियक अरेस्ट आता है, हृदय की गति रुकती है, तो हृदय की गति एकदम से एक झटके से रुकती है। उसमें तो कोई भी चिकित्सा पद्धति कुछ नहीं कर सकती। पर जब साइटोकाइन कास्केड आता है और पेशेंट न्यूमोनिया पल्मोनरी फेलियर की तरफ अग्रसर होता है, तब भी मरीज के पास कम से कम 48 से 58, 70, 72 घंटे होते हैं, जहां अगर सही दवा और सही लक्षण मिल जाए तो दवा का चमत्कारिक प्रभाव देखने में आया। ऐसी कई स्टडीज हुई हैं, ईरान में हुई हैं, नागपुर में हुई हैं। कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने पेशेंट्स जो काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में थे, उनकी जान बचाई है। सब कुछ डिपेंड करता है मरीज के लक्षणों पे और डॉक्टर के चिकित्सीय अनुभव पे और मरीज की तत्कालीन स्थिति पे। बिल्कुल, कि केस कितना सीवियर है। केस की सिवियरिटी कितनी ही हो, अगर सिम्टम सही मिल रहे हैं, क्योंकि पेशेंट तो देने लायक स्थिति में है नहीं, तो एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। बेस्ड ऑन हिज मेडिकल हिस्ट्री बहुत दवाइयां निकलती हैं जो पेशेंट को रिवाइव करने में बहुत काम आती है। और वैसे भी कार्बोवेज, ओपीएम, कैम्फर, वरेटामैब, ऐसी कई दवाइयां हैं जो मरीज को अनस्थिति में भी रिवाइव करने में बहुत कार्य उपयोगी साबित होती है। डॉक्टर साहब, आपका स्पेशलाइजेशन है स्त्री एवं प्रसूति रोगों में जी, और आप इस विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं आपके विश्वविद्यालय में। जी, ऐसे कौन से असाध्य रोग हैं स्त्रियों से संबंधित जिनका इलाज एलोपैथी या आयुर्वेद के पास नहीं है, या है भी है तो आपके पास उनसे बेहतर है? मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे अवगत कराने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चेदानी की जो समस्याएं होती हैं, जटिल समस्याएं होती हैं, जिसमें बच्चेदानी की गांठ एक स्त्रियों, मेरी माँओं और बहनों को बहुत परेशान करती है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर बच्चेदानी की गांठ में किसी भी महिला को सर्जरी कराने से पहले एक बार किसी भी चिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल होम्योपैथी में बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है और हम खुद अपने हॉस्पिटल में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि दवा लेने से पहले और दवा लेने के बाद बच्चेदानी की गांठ हो और भी इस तरह की जो सर्जिकल कंडीशंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चेदानी ही निकाली जाती है, उसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से बहुत लाभ मिल रहा है। क्योंकि शरीर का अंग निकालना, और वो भी प्रजनन अंग, एक महिला के लिए बहुत पीड़ाजनक विषय है और उससे उसके शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं ऑपरेशन के बाद। तो मैं माँओं और बहनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अपने बच्चेदानी को हटाने से पहले कोशिश करें, किसी चिकित्सक से मिले और परामर्श करें कि क्या इसमें कोई निदान है। सारी बच्चेदानी की गांठें ये निश्चित मान के चलिए कि चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती, कुछ में सर्जरी चाहिए ही चाहिए, लेकिन निश्चित मानिए एक मेजर परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे होंगे जहां होम्योपैथी आपको बहुत लाभ दे पाएगी और आपको सर्जन्स नाइफ से बचा पाएगी। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में तो सर्जरी का विकल्प शायद होता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। होम्योपैथी में सर्जरी नहीं होती, लेकिन नॉन सर्जिकल होम्योपैथिक इंटरवेंशन एक चीज़ है जहां पर कई बीमारियां जिनमें सर्जरी का ही इलाज होता है उनसे मरीजों को बचा सकती है। जैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं, आप बताइए। जैसे पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी में तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट है। पित्त की थैली के कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस, बच्चों में टॉन्सिल्स जो होते हैं, एडेनॉइड्स, पॉलिप्स, इनमें बहुत अच्छा इलाज है जहां पर सर्जरी से मरीज को बचाया जा सकता है। नहीं, हम आमतौर पे देखते हैं कि ज़्यादातर स्टोन से संबंधित केसेस जो होते हैं वो सर्जरी के माध्यम से ही ठीक होते हैं। यही तो मैं मिथ दूर करना चाहता हूं कि अगर आपको गुर्दे में पथरी है और पथरी एक न्यूनतम साइज से बड़ी नहीं है, जैसे 10 या 12 mm तक की भी पथरी कई बार निकली है बहुत आसानी से, तो मैं जनमानस से ये विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको पथरी है तो आप किसी भी चिकित्सक से मिले और उसको एक बार मौका दें। वो आपको अवश्य ही बिना सर्जरी के गुर्दे की पथरी और कई ऐसे रोग जिनमें सर्जरी की कहा जाता है आवश्यकता है, बिना सर्जरी के वो आपको ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण में प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं एलोपैथी की दवाइयों में लैब बेस्ड, केमिकल बेस्ड दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी की दवाइयाँ जो होती हैं
वो क्या केमिकल बेस्ड होती हैं या नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड होती हैं? सर होम्योपैथी की दवाइयाँ मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, एक सूक्ष्म मिट्टी, सिंपल सा घर में उपयोग किया जाने वाला नमक, आपके हाथ में पहनने वाला सोना, चांदी, तांबा, कॉम्प्लेक्स केमिकल, मरकरी सल्फेट, पौधे, पल्सैटला पौधा, हर चीज से होम्योपैथी दवा बनती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे होम्योपैथी दवा नहीं बनती। यहाँ तक कि सांप का विष जिसको भी एलोपैथी में काम में लिया जाता है, उसी सांप के विष, और एक नहीं अनेक सांप के विषों से होम्योपैथी दवा बनती है। तो इस धरती पर जो भी चीज उपलब्ध है उसकी कोई ना कोई थेरेपेटिक वैल्यू है, कोई ना कोई उसकी चिकित्सीय वैल्यू है। माँ गंगा का पानी आप देखिए, वो बहुत अच्छा है। तो उसी तरह से होम्योपैथी में निर्माण केमिकल से भी होता है, पेड़ पौधों से भी होता है, जानवरों से भी होता है, हर चीज से होता है। लेकिन जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में बताया था कि उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर चीज़ की उपयोगी है इलाज के लिए, वो बेसिक इसका प्रिंसिपल है। उसका बेसिक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अगर कोई चीज किसी चीज को उपयोग पैदा करने में सक्षम है तो वो उसको क्योर करने में सक्षम है। इसकी उत्पन्न के लिए एक बड़ी रोचक किस्सा है। डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन ने क्यूलेंस मैटेरिया मेडिका में पढ़ा था कि कुनीन जो लंबे समय से मलेरिया के लिए यूज हो रही है, मलेरिया को ठीक सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि वो कड़वी होती है। हैनिमैन सर को ये बात सही नहीं लगी कि सिर्फ कड़वेपन से मलेरिया जैसी बीमारी दूर हो रही है, और उन्होंने उस कुनीन का सेवन खुद ही कर लिया, और वो उनके लिए न्यूटन के एप्पल और जो बुद्ध का दिव्य दर्शन था वो साबित हुआ। उससे उनको एहसास हुआ कि कुनीन क्योंकि मलेरिया के लक्षण पैदा कर सकती है, इसीलिए मलेरिया को ठीक कर सकती है। ये होम्योपैथी का सिद्धांत वहां से निकला था। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की दवाइयाँ जब हम लेते हैं तो साथ में हमें किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, खाने पीने से संबंधित कोई परहेज होते हैं, क्या होम्योपैथी के साथ भी ऐसा ही होता है? होम्योपैथी के साथ ये होता है कि अगर किसी मरीज की व्याधि ठंडे पानी से बढ़ रही है तो नॉर्मली उसे फिर ठंडे पानी का परहेज करना ही पड़ेगा। अगर गले के टॉन्सिल्स हैं, उसको पेट की एसिडिटी है, अगर एसिडिटी है तो फिर उसे बहुत ज्यादा तले हुए चटपटे से खाना का परहेज रखना ही पड़ेगा। बीमारी से संबंधित उसे परहेज रखना पड़ेगा। बाकी बहुत ज्यादा जो परहेज पच ये ना खाएं वो ना खाएं और पद्धतियों बताया जाता है, होम्योपैथी में उससे मरीज को काफी छूट मिल जाती है। एलोपैथिक दवाएं कई बार शरीर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, क्या होम्योपैथिक दवाओं के साथ भी ऐसा होता है? मैं एलोपैथिक दवाइयाँ शरीर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं इसके बारे में कहने में तो असक्षम हूँ, क्योंकि मैंने एलोपैथी चिकित्सा पढ़ी नहीं, तो मैं इसके बारे में कहने में असक्षम हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मुझे भी बहुत ज़्यादा घी पिला दिया जाए तो वो घी ही मेरे लिए जहर बन जाएगा। तो अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। और आजकल एक मेडिकल प्रैक्टिस दूसरा पर्सन टू पर्सन भी तो डिपेंड करता होगा। नहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में यह है कि अगर आपने कोई बीमारी अपने आधार पर खुद ही स्वयं ले ली और बहुत लंबे समय तक यानी कि 2-4 साल तक आपने वो दवा ले ली, तो होम्योपैथी दवा के लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और होम्योपैथिक दवाई का कोई दुष्प्रभाव मरीज पे नहीं है। दवा के लक्षण से मतलब? दवा के लक्षण से मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि हर दवा कुछ लक्षणों को पैदा करती है। तो अगर कोई भी इंसान उस दवा को लगातार स्वयं अपने ही तौर पे लेता रहता है और वो उसको लगातार सालों तक कंज्यूम करता रहता है, तो जिन सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने के लायक है वही सिम्टम्स उस इंसान के अंदर प्रोड्यूस कर देती है। क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आपके एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके की डिजीज में कारगर है? सर, होम्योपैथी को तो लिया ही क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट में जाता है, क्योंकि जब आदमी छींके से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दवाइयाँ ले लेके थक जाता है, जब चरम रोग में वो अपनी खुजली मिटा के थक जाता है, जब औरत अपनी माहवारी को अनकंट्रोलेबल हो जाती है, माहवारी नियमित नहीं हो पाती, मतलब जब उनका रोग असाध्य की तरफ बढ़ने लगता है और क्रॉनिक बीमारी में आ जाता है, अधिकतर लोग आते ही तब होम्योपैथी के पास है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर जड़ से कहीं इलाज होगा तो वो होम्योपैथी से ही होगा। तो असाध्य रोगों में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, होम्योपैथी बहुत लाजवाब है, बहुत कारगर है। वक्त लगता है ठीक होने में, क्योंकि हथेली पे सरसों तो कभी नहीं होगी, और जब होम्योपैथिक चिकित्सक के पास कोई बीमारी आती है तो वट वृक्ष का रूप ले चुकी होती है। तो अगर समय दिया जाए तो बहुत ही अच्छा इलाज असाध्य रोगों का होम्योपैथी में होता है। डॉक्टर साहब, हमने होम्योपैथी की उपयोगिता पे तो चर्चा की, लेकिन अब उन लिमिटेशंस भी आप हमें बता दीजिए। जो भी सर्जरी की, जो भी मेडिसिन की लिमिटेशन है वो ही होम्योपैथी की लिमिटेशन है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, जो दवाई, जो बीमारी
जो बीमारी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती वो होम्योपैथी से भी ठीक नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था बच्चेदानी की गांठ, अगर बच्चेदानी की गांठ 10 या 15 सेंटीमीटर की है और 1 से अधिक है तो फिर उसमें सर्जरी ही होगी। अगर कोई स्टैग हॉर्न कैलकुला है जो कि किडनी की पथरी है और स्टैग हॉर्न कैलकुला है तो बहुत ही जटिल है, उसका होम्योपैथी में भी इलाज नहीं है, स्टैग हॉर्न कैलकुला ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो कई चीजें ऐसी हैं जो चिकित्सा की लिमिट है वो होम्योपैथी की लिमिट है, और जो चीज चिकित्सा पद्धति से ठीक हो सकती है वो होम्योपैथी से आराम से ठीक हो सकती है। तो मैं हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर साहब को सुना, उन्होंने होम्योपैथी के बारे में आपको विस्तार से बताया, होम्योपैथी के सिद्धांत के बारे में बताया, कोविड-19 के बारे में उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब स्वयं स्त्री एवं प्रसूति रोग के विभागाध्यक्ष हैं, उनमें उनका स्पेशलाइजेशन भी है। उन्होंने स्त्रियों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताया। हमें आशा है कि आपको आज का हमारा ये चर्चा आधारित कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य था। बहुत बहुत धन्यवाद।